जनता इस बार विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट डालेगी, ऐसा मेरा मानना है। ममता बनर्जी को 3 बार के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, मैं इसको फिर से अंडरलाइन करता हूं कि पूरी ताकत झोंकी है, उससे अगर चुनाव परिणाम में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि ममता दीदी अपने चुनावी राजनीतिक जो उनका की चुनावी राजनीतिक इनिंग है उसकी सबसे डिफिकल्ट पारी खेल रही है। पिच भी उनके अनुकूल नहीं है, बॉलर भी उनके अनुकूल नहीं है, और फील्डिंग ऐसी सजाई गई है कि उनके लिए लंबे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का स्कोर इस बार जी। भारतीय जनता पार्टी के आसपास रहना चाहिए। बहुत अधिक डिफरेंस दोनों दलों में होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, अगर मैं अपना अनुमान एक वाइल्ड गेस के तौर पर लगाऊं तो। अब राशिद जी, मैं अगर उन आंकड़ों को ही दर्शकों के सामने रख दूं कि बीजेपी की ये लड़ाई तो पहले से ही 34 माइनस से शुरू हो रही है दूसरे फेज में, क्योंकि 34 सीटें ऐसी है जहां पर ममता बनर्जी के पिछली मर्तबा के जीत का मार्जिन ही 60,000 का था। अब वहां पर तो बीजेपी पहले से जानती है कि इन 34 सीटों में 60,000 के मार्जिन को पाट पाना तो आसान नहीं होने जा रहा। अब उसके आगे की लड़ाई उन्हें लड़नी है। तो अब ये बताएं कि चुनौती बीजेपी के लिए किस किस फ्रंट पर है और ममता बनर्जी के लिए किन फ्रंट पर है? आप देखिए मीनाक्षी, ये मुझे चुनाव, लगता है कि जिस हर चुनाव बहुत मुश्किल माफ होता है। कीजिएगा आनंद जी, जी राशिद किदवई जी से मेरा सवाल था, मैं आ रही हूं आपके पास जी जी, वापस जी। सॉरी 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 देखिए सॉरी। मीनाक्षी, हर चुनाव जो है हर राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरीके से हम उसका ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण की बात करते हैं वो दो बुनियादी बातें बताना बहुत जरूरी होती है। एक तो यह है कि देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति को वोट देने का हक है और उसका इक्वल मतलब उसका महत्व है। तो ये हिंदू मुसलमान जो है ये ज्यादा करने के लिए राजनीतिक दल, जैसे हमारे मित्र आनंद विजय जी कह रहे थे, वो कहेंगे और करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा महत्व, अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोटर समझदार है, वो अपनी भूमिका समझता है। दूसरी बात ये होती है कि सीक्रेट बैलेट होता है और उसमें हमें किसी को पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति, कौन समुदाय, कौन सा जाति लिंग के आधार के ऊपर कौन किस राजनीतिक दल के लिए वोट डाल रहा है। ये सिर्फ हमें कयास लगाते हैं हमारे मित्र जैसे सर सर अमिताभ सर तिवारी सर जैसे मैं लोग, एक अंदाजा लगाते कयास हैं। लगा रही हूँ कि क्या जी मुस्लिम बीजेपी के लिए वोट करता है? नहीं, अगर बिल्कुल मैं संभव है, भी वो वाइल्ड बिल्कुल गेस कर संभव है। लूं। नहीं नहीं, देखिए अनंत विजय, हाँ ऐसी ऐसी संभव है। मैं आपको नागपुर की बताता हूँ, नागपुर में कम से कम ऐसे 150 जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और भाजपा के हैं। पूरे भारतीय जनसंघ का भी इतिहास है। आज राजनीतिक राजनीतिक स्थिति दूसरी है और वहां के ऊपर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि एक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण होगा, लेकिन राजनीतिक दल इस तरीके से खुलेआम नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता होती है। मीनाक्षी, सिर्फ एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा। बाला साहब ठाकरे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल वोट देने से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म और आस्था को राजनीति से जोड़ा था और उसके वो कसूरवार पाए गए थे। और ये अभी 90s की बात है, कोई बहुत पुरानी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इन सब चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। पहले अगर 82% 83% लोग देते थे तो वो भय नहीं था। 82-83% अगर पोलिंग हो रही थी 2011 में, 2016 में, 2021 में, और अब 92 हो रही है, तो अब 6 लोगों ने ज्यादा वोट डाला है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे पहले तो 100 में से 10 लोगों को वोट डालने का को मौका नहीं मिलता था और अब सबको मिल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडे से हम थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए हमें।